स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और इसका एनालिसिस भी करने वाला हूं कि आखिर इसके पश्चात जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चनों को कैसे पढ़ा जाए ताकि ध्यान में रहे और याद भी रहे और एग्जाम में भी बनाए और सब्जेक्टिव का भी तैयारी हो सके, चाहे जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव बनता है कि प्रथम साम्राज्य कौन था। तो देखिए सबसे पहले जो साम्राज्य जो होता है ना, कई राज मिल करके एक विशाल बनता है तो ना उसको साम्राज्य कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है प्रथम जो साम्राज्य था वो मगध था। क्या था? मगध। सॉरी लाइट चली गई है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला जो साम्राज्य कौन था? मगध था। तो देखिए यहाँ पर 273 यहाँ पर रेखांकित किया गया है। आपको ध्यान से देखना है और समझते रहना है, ऑब्जेक्टिव खुद बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, हम लोग आगे डिस्कस ऑब्जेक्टिव ही करने वाले हैं। तो चलिए 273 ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। इसकी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पटना थी, यानी कि पाटलिपुत्र उस समय, ठीक है ना। यहाँ पर कहा जाता है कि जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तब उसे साम्राज्य कहते हैं। राज्य बहुत बड़ा होगा यानी कि कई राजा जो है उसके अंदर काम कर रहे होंगे। ऐसे जैसे कि आप समझ रहे हैं कि भारत हमारा क्या है? साम्राज्य है, और उसमें जो राज्य है वो एक क्या हो गया? राज्य हो गया। तो ये यूँ कहिए कि 28 जैसे राज्य है ना, उसी तरह से आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। अशोक जहाँ पर अभी साम्राज्य की शासन चला रहे हैं वहाँ पर क्या है कि उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 वर्ष पहले ही इसकी जो है स्थापना कर दी थी, यानी साम्राज्य बना दिए थे। आगे जो पॉइंट बनता है कि इस विशाल साम्राज्य में अशोक ने कलिंग का क्षेत्र समाहित किया, यानी कि जो साम्राज्य बना हुआ था उसमें अशोक ने एक और ऐड कर दिया। कौन सा? कलिंग का क्षेत्र। तो ये कलिंग जो क्षेत्र है इसमें युद्ध लड़ना पड़ा है ना, और लेकिन इसके बाद उसने युद्धों का परित्याग भी कर दिया। पूछा भी जाता है एग्जाम में कि अशोक ने किस युद्ध के बाद जो है अपना अच्छे जो गुण होते हैं वो धारण कर लिए या बौद्ध धर्म अपना लिए, ये भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कि क्या है। तो कलिंग युद्ध के पश्चात, किसके बाद? कलिंग युद्ध के बाद युद्धों का परित्याग कर दिया, यानी कि युद्ध करना छोड़ दिया। अगला जो पॉइंट बनता है, उनका जो राजस्व था, कर यानी कि लेने का तरीका था, वो था 1/6 या 1/4 भाग, ठीक है ना। तो उनका जो मुख्य आय क्या था? जमीन से कर लेना, भू कर लेना। तो इसका जो पूछा भी जाता है एग्जाम में, इसको भी ध्यान में रखना, 1/6 या 1/4, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है। फिर अगला जो पॉइंट बनता है आपका कि भारत में आज जहां उड़ीसा राज्य है वहां सम्राट अशोक के समय कलिंग नाम का राज्य था जिसको हराए थे, ठीक है ना। तो जो अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की, घमासान युद्ध हुआ, कलिंग के लोग मारे गए, युद्ध में हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए, अनेक स्त्री बच्चे बेसहारा हुए। युद्ध जीतकर भी अशोक का मन दुख से भर गया। उसने सोचा युद्ध से लोगों को दुख पहुंचता है, इसलिए वह युद्ध छोड़कर अब लोगों की भलाई का काम करेगा। उसने अपने विचारक को संदेश के रूप में चट्टानों पर खुदवाया, इसलिए अशोक सम्राट का शिलालेख पे छपवाने वाला ये प्रथम राजा है, सम्राट है जो इतना अभिलेख मतलब शिलालेख जो है लिखवा दिए, खुदवा दिए, यानी कि पत्थरों पर चट्टानों पर अंकित करवा दिए अपने बचनों को, ठीक है ना, पर्सनल को। आखिर क्यों करवाया? तो इसका भी कारण है। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध को जीता। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा नीचे में, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। यह क्यों? जब एक आज़ाद जनपद हराया जाता है तो वहाँ लाखों लोग मारे जाते हैं, वही बात है। तो यहाँ पर जो है लास्ट में क्या कहते हैं इसको देख लेंगे आप लोग। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है कि मैं मानता हूँ कि धर्म व्यवहार से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैंने इस बातों को खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात न सोचे। बात समझ रहे हैं? अगले पीढ़ी को संदेश देना चाहता है, इसलिए वो पत्थरों पर लिखवाते हैं। अगला जो पॉइंट बनता है,
यहाँ पर थोड़ा सा आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है कि धम्म जो है, अशोक ने धम्म का जो है विकास किए थे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जानते भी होंगे। तो धम्म क्या होता है इसके बारे में भी आप जानते हैं, तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे कि कहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि वह महात्मा बुद्ध के उपदेश से काफ़ी प्रभावित हुई, यानी कि वो बौद्ध धर्म को अपना लिए, ठीक है ना। धम्म उन्होंने धर्म यानी कि एक धर्म बनाया जिसमें ना तो देवता और देवी की पूजा किया गया, ठीक है ना। इसमें यज्ञ को जो है थोड़ा सा योगदान दिया गया, परंतु जो है वो गौतम बुद्ध से वो ज़्यादा प्रभावित रहे। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर धम्म जो है यह क्या है, कहाँ पर लिखा हुआ है। तो भाब्रू अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धम्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलता है। कौन से अभिलेख में? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको क्या अभिलेख को याद रखना है? भाब्रू अभिलेख, ठीक है ना। इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट है कि वर्तमान में जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी के तीनों गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण है, ठीक है ना, मिले हैं, ठीक है ना, यानी कि अभी। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला जो पॉइंट हम लोगों का है कि जो संदेश राजा यानी कि अशोक ने दिलवाए वो अधिकतर किस भाषा में यानी कि थी, यानी किस लिपि में थी? तो ब्राह्मी लिपि। कौन सा है? ब्राह्मी लिपि, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फिर है आपका 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। सबसे पहले किसने पढ़ा? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेजी विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, ठीक है ना। इसको ध्यान में आपको रखना है। उन्होंने क्या किए कि अपने जो वही संदेश है वो सभी जगह प्रचारित किया, जिसमें से इनको देखिएगा कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, पूछा जाता है कि अशोक के पुत्र का क्या नाम है? तो महेंद्र, ध्यान में रखना है। एवं पुत्री का नाम संघमित्रा। क्या नाम है पुत्री का? संघमित्रा के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल श्रीलंका भेजा। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर भेजा? श्रीलंका में भेजा संघमित्रा को। अगला जो पॉइंट है आपका वो है कि सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए थे। 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र बना तो 4 सिंहों के इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। ये आपको पता होगा, इसमें डिटेल करने की ज़रूरत नहीं। इसमें जो है आपको लास्ट में सत्यमेव जयते लिखा होता है, जो कौन सी लिपि में होता है? तो हमारे ही लैंग्वेज यानी कि देवनागरी लिपि में लिखा होता है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। तो इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। अगला पॉइंट है, चलिए अगला पॉइंट में जो आप लोग देख पा रहे हैं वो है जितने भी सवाल पढ़े हैं क्या इससे क्वेश्चन बना है। तो देखिए जब भी आप पढ़े, किसी भी बुक को पढ़े, तो उसका निचोड़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने जिन जिन को चिन्हित किया, क्या उसमें से क्वेश्चन मेरा पूरा बन रहा था? क्या हमने जिसको टच किया वही क्वेश्चन भी राइज हुआ है? तो इस तरह से अगर आपको करने आ गया तो आप किसी भी बुक को आसानी से पढ़ करके जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके उसके जैसे क्वेश्चनों को फाइंड आउट करना सीख जाएंगे। और जैसे ही सीख जाएंगे आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी निकलेगा, कोई भी कहीं भी सिलेक्शन जल्दी होगा। क्योंकि जब तक आप ये नहीं पकड़ सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से ये पूछा जाता है, कैसे, तो अब तक आप पूरे बुक पढ़ जाइए, पूरे किताब पढ़ जाइए, आपको वो क्वेश्चन याद नहीं होगा जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि उसको नहीं पकड़ सकते हैं। अर्थात बहुत से सवालों को आप याद नहीं कर सकते हैं, सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो कहाँ का? मगध का, ठीक है ना। किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध ने, ठीक है ना। फिर आपका है अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी होता था अमात्य। कौन होता था? अमात्य या मंत्री भी होते थे, ठीक है। किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? कलिंग का युद्ध। किसका? कलिंग का युद्ध। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप। क्या आप लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़े थे? अगर यही पढ़े थे तो आप और भी पढ़े हैं, आप सबको ध्यान में हो गया होगा कि कितने क्वेश्चन है। आप जाकर के ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में या आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे, आप एकदम करेक्ट मारेंगे और आपको अच्छी तरह से ध्यान भी होगा। तो चलिए
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए और नया है चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।